हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेसन। आज हम लोग साइंस के सेकेंड सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन सोन इन द गिवन सेटअप। यहां पर मैग्नीशियम रिबन ली गई है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर की सॉलिड होती है, व्हाइट सॉलिड। और इसको हम लोग व्हाइट एश की तरह भी देख सकते हैं। इसकी जो कलर होती है एकदम व्हाइट एश की तरह होती है, जैसे जला हुआ एक राख होता है, लेकिन इस राख की कलर कैसी होती है? व्हाइट होती है। तो चलिए ऑप्शन oxide is formed. Incorrect. Colorless gas which turns lime water milky. ये भी wrong है। और मैग्नीशियम रिबन burns with brilliant white light. चलिए देखते हैं, ये जो बर्न की गई है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड तो फॉर्म होती है और ये बर्न होता है हमेशा डैजलिंग लाइट के साथ। ये कैसी लाइट के साथ? डैजलिंग लाइट के साथ बर्न होती है। जैसे आप लोग फायरवर्क्स क्रैक करते होंगे, आप लोग जब दिवाली में पटाखा जलाते होंगे तो आपको काफी तेज रोशनी देखनी पड़ती है। तो यहां पर भी जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो काफी तेज रोशनी आपको दिखेगी। तो यहां पर कहा जा रहा है ऑप्शन में कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट हुई और जो बाकी के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस गलत हो गए। तो ये एक रिएक्शन था और इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी रखते हैं। और इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि व्हाइट एश होती है और मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन from wastewater treatment plants can be used as a source of fuel. मीथेन काफी इंपॉर्टेंट है आज के डेज में। हम लोग फ्यूल के बारे में सोचते हैं, कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स हो जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल और इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंड ना हो सके। तो चलिए देखते हैं, उसकी कंबस्शन हुई है। यहां पर ई के जगह पे आप ई के जगह पे आप एरो कंसीडर करेंगे जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन आप लेते हैं और उसे अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो क्या करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगी और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करेगी। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रिएक्शन है जो इसके लिए सुटेबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई है, ये वाली तो कभी भी नहीं हो सकती है क्योंकि कंबस्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें। कंबस्शन के लिए हमें ये ऑक्सीजन चाहिए। हमने पढ़ा है कि कंबस्शन दो तरह की होती है, एक कंप्लीट कंबस्शन होती है, एक इनकंप्लीट होती है और दोनों में ही ऑक्सीजन की डिमांड होती है। इनकंप्लीट में लैक ऑफ या फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन कंप्लीट कंबस्शन में क्या होती है? इनफ सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो जहां जहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है वो हमारा ऑप्शन कंसिडरेबल है। तो चलिए इस वर्ड को जैसे ही हमने देखा कंबस्शन तो हमारे तीनों ही ऑप्शंस गलत हो गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी। और कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करेगी, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। अब देखिए बहुत सारे हमारे पास केमिकल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स भी हैं, अब कुछ एडिबल एसिड्स भी हैं जो हमारे पास हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। मेथनोइक एसिड ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम है और फॉर्मिक एसिड आपको पता है ना,
एंट बाइट में होता है, ये किस में होता है? एंट बाइट में होता है ना। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एसिटिक एसिड ये विनेगर में होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी यूज करते हैं, या बहुत सारे तरह के आइटम्स को कुक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। विनेगर आप लोगों ने किचन में देखा होगा, मम्मी रखती है अक्सर। लैक्ट होता है जब सार हो जाता है टेस्ट मिल्क का, या फिर जब मिल्क की कर्डलिंग होती है। तो जब दही बनाई जाती है, जब कर्ड बनाई जाती है, तो लैक्ट है ना। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो सारनेस ऑफ ये जो है ये किसके कारण होती है? ये जो सार मिल्क होती है उसमें लैक्टिक एसिड होती है, और जनरली मिल्क में भी होती है। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं सब लैक्टिक प्रोडक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? लैक्टिक प्रोडक्ट होते हैं। तो मिल्क में भी होती है, और अगर वो लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाए तो दूध खट्टी हो जाती है, ये भी आपको पता है। एसिड, यस, ये जो होती है हमारे टोमेटो में होती है। और भी कुछ एसिड्स हैं, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड होती है। तो इन सबों के बारे में हम लोगों ने देखा अलग अलग ऑप्शंस में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सैलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी, अब पीओपी एक बिल्डर ने यूज किया है किस लिए? ताकि सरफेस लेयर जो है वो इनर वॉल की ब्यूटी। Builders use plaster of Paris to make the surface layer of the inner walls of a building. Which property of plaster of Paris powder makes it a suitable building material? ऐसा क्या है पीओपी में जो उसे एक सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल इनर वॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो बेसिकली जब पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट है तो ये क्या होती है? हार्ड हो जाती है। और ये क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है जिप्सम। और पीओपी की फॉर्मूला जो होती है कॉपर सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड होती है, और जब ये वाटर के साथ कंबाइन होती है तो कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेटेड हो जाती है। तो इसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी के कारण, और ये काफी हार्ड होती है, तो जब हार्ड हो जाती है तो इसको वॉल पर प्लेस करना काफी इजी होता है। एक बार हमने अप्लाई किया और फिर वो हार्ड हो गई। तो हमारी ऑप्शन कौन कौन सी होगी? इट white in color, it is found rarely in nature, it gets hard when mixed with water। तो इसकी जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये मिक्स होने के बाद वाटर के साथ ये हार्ड हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है यहां पे क्लोरीन की। ये इलेक्शन नहीं है, यहां पर टाइपिंग एरर हो गई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें यह पता चलता है कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है। क्या वो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगी? तो चलिए देखते हैं। यहां पर क्लोरीन के ही बारे में सिर्फ दिखाया गया कि कैसी हो सकती है उसकी डॉट स्ट्रक्चर। और क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 287 होती है। आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे और एक चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो
दो क्लोरीन हमने लिया, हमने दो क्लोरीन लिया और दोनों ही क्लोरीन के पास कितने हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो इसने क्या किया, डोनेट तो नहीं किया, कंप्लीटली अगर डोनेट कर देंगे तो क्लोरीन एक आयन फॉर्म करेगा, लेकिन यहां पर किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग की बॉन्डिंग हो रही है। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो क्या होंगे, यहां पर ये जो है क्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, फिर ये वाला क्लोरीन भी म्यूचुअल शेयर के थ्रू इससे बॉन्डिंग बनाएगा। तो हमारे लिए कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक का डॉट स्ट्रक्चर है, तो दो की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्या, नहीं। अगर बॉन्डिंग भी देखेंगे तो इसके बीच में कितनी बॉन्डिंग होगी, Cl के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी और इसे हम लोग Cl2 भी कह सकते हैं। तो ये वाली नहीं होगी। बी को देखते हैं, ये वाली भी नहीं है। सी को देखते हैं, डबल बॉन्ड, ये भी नहीं। तो हमारी सी ऑप्शन हो गई करेक्ट ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्लोरीन Cl2 दिया जाए, क्लोरीन गैस, और कहा जाए इसकी डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है और बताना है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग से कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और डोनेट और एक्सेप्ट करने से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इज गिवन बिलो। अब देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जैसे हमने एक्स वाई जेड ये ले लिया। अब अगर मैं कहूं कि ये होमोलोगस सीरीज में है तो इनके बीच में जो है ना डिफरेंस वो CH2 का होना चाहिए, CH2 मॉलिक्यूल का होना चाहिए, और बाय मास कितने का होना चाहिए, 14 AMU, क्योंकि कार्बन की जो होती है एटॉमिक मास 12 होती है और 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड होंगे तो 14 हो जाएंगे, और इसकी भी डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 14 AMU। तो यहां पर आपको नेक्स्ट पूछा गया है कि इसमें से कौन से हो सकते हैं। तो 3, 4, 5, उसके बाद होगा 6, और 6 में हम लोग जब H2, 6 में इसमें हम लोग H2 जब ऐड करेंगे तो ये C6H10 फॉर्म करेगी, और ये हमारे ये जो हमारा टोटल कॉम्बिनेशन होगा ये होमोलोगस सीरीज का होगा। तो ये चीजें हमने देखा कि C6H10 हमारी जो है वो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करेगी। ऑप्शन में हमारे पास एक टाइपिंग एरर है, C6H10 यहां पर ऑप्शन डी हमारा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एल्युमिनियम और वाटर के साथ रिएक्शन की बात है। एल्युमिनियम इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, काफी उसे मशक्कत करनी पड़ेगी वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। वो जनरली बहुत कम रिएक्टिव होती है वाटर के साथ, लेकिन जब स्टीम की बात होती है तो एल्युमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, और मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। तो वो कौन सी होगी, X के जगह पे हमारा हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, जैसे पॉपकॉर्न आपका ब्रस्ट होता है एकदम। आप लोग जब पॉपकॉर्न शॉप पे जाते होंगे तो काफी पॉपिंग साउंड आपको आती होगी जब पॉपकॉर्न बनाया जाता है। तो जब सोप बबल से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है तो उस सोप बबल में हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही एक बर्निंग मैच स्टिक उस बबल के पास लाई जाती है वो बर्स्ट आउट हो जाती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स
line the upper part of the human respiratory tract. These structures trap the dust particles, germs, and chemicals entering the human body during breathing. Smoking is likely to cause infections in the respiratory tract. Which statement best explains the fact? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं. इसमें बेसिकली कहा गया है कि एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रीजन में एक स्मॉल हेयर लाइक कहते हैं, पता है उसे हम लोग कहते हैं सीलिया. उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं. अब उसकी जो फंक्शन होती है वो अनवांटेड पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देती है, चाहे वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हो या फिर कोई फॉरेन एजेंट हो, कोई बैक्टीरिया हो. और साथ ही साथ जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, उसको फिल्टर करती है और फिर हमारे लंग्स तक वो पहुंच पाती है. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. देखिए स्मोकिंग के बारे में थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि कहा गया है क्या कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को, केमिकल्स को ड्यूरिंग ब्रीथिंग, उसकी वो एडवांटेज बताई गई यहां तक. लेकिन साथ में कहा गया है स्मोकिंग इज लाइकली टू कॉज इंफेक्शंस. यस, स्मोकिंग तो हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है, इंजूरियस है. तो वो हमारे सीलिया पार्ट को भी डैमेज करती है और डिस्ट्रॉय अगर कर देगी तो फिर सही से मॉइस्चर बैलेंस नहीं होगा इनहेल्ड एयर में, और साथ ही साथ जर्म्स वगैरह फिल्टर आउट नहीं होंगे. तो हमारे लिए जो लंग्स में काफी पॉल्यूटेंट मटेरियल्स रिसीव हो जाएंगे और वो हमें लंग्स रिलेटेड डिजीज के लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली है ना. चलिए देखते हैं. तो जब ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग, स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल हो सकता है. स्मोकिंग कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर लाइक केमिकल्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. स्मोकिंग स्टिमुलेट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स टू रिलीज हार्मफुल केमिकल. स्मोकिंग कैसे हमारे सीलिया पार्ट को स्टिमुलेट कर सकती है? वो तो उसे डिस्ट्रॉय ही करेगी. तो हमारी जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी? वो फर्स्ट करेक्ट होगी, और बाकी जो भी ऑप्शंस हैं वो हमारे डिस्कशन के बेस पर हम लोग इजीली पहले ही समझ चुके हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है सेरिबेलम. सेरिबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी. विच ऑफ दीज एक्शंस इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम? सेरिबेलम को हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं. सेरिबेलम को हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं. और ये लिटिल ब्रेन हमारे पोस्चर को, हम लोग खड़े हैं, हम लोग रन कर रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, और कोई आपकी कोई फेवरेट हीरोइन है या आपका कोई फेवरेट हीरो है, वो अगर डांस मूव्स कर रहा है तो उसमें भी सेरिबेलम से बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है. तो जो भी मोटर मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे सेरिबेलम से ही कंट्रोल किए जाते हैं. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को. बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, वाटरिंग ऑफ द माउथ, जंपिंग फ्रॉम अ हाइट. यस, अभी मैंने बोला ना डांस के बारे में, है ना. तो डांस को देखते हुए हम लोगों ने समझ लिया कि जहां पर जंप करते हैं आप हाइट से, तो आपको तो अपने बॉडी को कंट्रोल करना होगा, मूवमेंट को कंट्रोल करना होगा. तो ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन? जंपिंग फ्रॉम अ हाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A student while observing an embryo of a gram seed listed various parts of the embryo as listed below: testa, micropyle, cotyledon, tegmen, plumule, radicle. तो इसमें क्या है, एक स्टूडेंट ने ग्राम के एम्ब्रियो को स्टडी किया और वेरियस पार्ट्स को लिस्टेड किया.
तो जब एम्ब्रियो को स्टडी किया गया तो उसके पास क्या क्या होंगे? उसके पास कॉटिलेडन्स होंगे, उसके पास प्यूमुले होंगे, उसके पास रेडिकल होंगे, और ये सारी चीजें जो होंगी वो नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन है। कॉटिलेडन, प्यूमुले एंड रेडिकल। वो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। जो न्यू ग्रोइंग जर्मिनेटिंग सीड होता है, एनर्जी स्टोर करती है। और ये जो है प्यूमुलर रेडिकल, ये रूट और सूट पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारी 11 नंबर, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्स, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल वी से, और आगे कहा गया है पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स with capital V resulted in F2 progeny in which the ratio of violet and white flowers will be। अब देखिए मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को यहां पर यह क्वेश्चन पॉइंट करती है, और इस क्वेश्चन में हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो स्मॉल v ली गई है वो रिसेसिव ट्रेट को बताती है, और कैपिटल जो है वो डोमिनेंट को बताती है। रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, वो जीन्स में अवेलेबल तो होते हैं लेकिन हिडन फॉर्म में होते हैं, और डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो जीन्स में अवेलेबल होते हैं और साथ ही साथ वो कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। जैसे कोई टॉल हो रहा है प्लांट, तो उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? टॉलनेस है, और उसमें शॉर्टनेस भी अवेलेबल होगी, हो सकती है पॉसिबिलिटीज। और अगर कोई प्लांट शॉर्ट है तो उसमें शॉर्ट क्या होगी? डोमिनेंट ट्रेट्स होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास स्मॉल वी है जो कि हमारा व्हाइट फ्लावर के लिए है, और कैपिटल वी है जो कि हमारा वायलेट के लिए। तो F1 में क्या होगा? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूट होगा, तो स्मॉल वी एंड कैपिटल वी। F2 की बात करें तो F2 में हम चलिए एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल के फॉर्म में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेशियो भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी हो गई स्मॉल वी कैपिटल वी, ये हो गई हमारी स्मॉल वी कैपिटल वी। तो चलिए देखते हैं। स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी कैपिटल वी। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं वायलेट कितने हैं। वायलेट है हमारे पास टोटल 3, और वाइट कितने हैं? प्योरली वाइट, ये है सिर्फ वाइट, तो 3:1 रेशियो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length। कॉन्केव मिरर की बात की गई, तो कॉन्केव मिरर की जो है फोकल लेंथ वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इस स्टूडेंट को इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज के लिए हमें यहां पर कहीं रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तब वो क्या होगा? इरेक्ट इमेज फॉर्म करने वाला है। तो लेस देन 10 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं कैसे रे डायग्राम हमें हेल्प करेगा इन चीजों को समझने में। तो सबसे पहले जो हमने एक पैरेलल लिया था वो फोकस से पास करवाएंगे, और फिर दूसरी जो है हम पोल से पास करवा देते हैं, और जब इसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगी? इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो रे डायग्राम से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इरेक्ट इमेज कैसे फॉर्म होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो के लिए बेसिकली पहले रिफ्रैक्शन होती है, फिर डिस्पर्सन होती है, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है।
जी ये जो है हमारे स्टेप्स हैं रेनबो फॉर्मेशन के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्सन हो रही है, डिस्पर्सन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको एक टेबल दिया गया, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। चलिए देखते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट ओजोन डिप्लीशन बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरिया एंड फंगाई ये भी नहीं। अबायोटिक कंपोनेंट, यस, हमारी जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो इकोसिस्टम में होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, उसी से ये क्वेश्चन पूछी गई है। यूवी रेडिएशन, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, ये कैंसर कॉज करती है। बहुत सारी कंट्रीज में स्किन कैंसर काफी प्रिवलेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर यूवी रेज की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कभी कभी आपको ये देख स्किन कैंसर हो गई है। आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर हम लोग इसको CFC भी बोलते हैं। CFC जो है ये बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया था कि CFC के प्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर दे या फिर टोटली फ्रीज कर दे, जो कि एसीज और जितने भी कूलिंग डिवाइसेस हैं, रेफ्रिजरेटर, एसीज में हम लोग CFC बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो आखिर ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया? ऐसा इसलिए लिया गया ताकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन ना हो सके, ओजोन लेयर में डिप्लीशन ना हो सके। अब फोर्थ ऑप्शन डिकम्पोजर से, ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंगाई ये जो है हमारे डिकम्पोजर्स हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट का हमारा थर्ड है, तो कौन कौन सा ऑप्शन? इसमें सारा थर्ड किया हुआ है। चलिए बी वाले में देखते हैं। बी वाले में यूवी रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर होती है, जो कि हमारा फोर्थ हो गया। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो हमारा 2 ऑप्शन बचा है। चलिए आगे देखते हैं सी के बारे में। शायद सी से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिल पाए। तो CFC के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर सी का ऑप्शन 1 है। तो सी का ऑप्शन कौन है? 1 है। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। चलिए डी को भी देख लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इन द गिवन फूड चेन इज। अब देखिए फूड चेन क्या होता है? वो प्रोड्यूसर से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, और ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक एनर्जी अवेलेबल रहती है 10% लॉ के अनुसार। तो ये तो हमारा ऑटोट्रॉप्स है, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, और ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जो है ये है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और नेक्स्ट जो है वो ये स्नेक को भी कंज्यूम कर रहा है और रैट को भी। अगर सिर्फ ये रैट को कंज्यूम करता तब ये सेकेंडरी हो जाती, लेकिन ये स्नेक को भी कंज्यूम कर रहा है, तो ये टर्सरी हो गई। ये कैसी कंज्यूमर हो गई? टर्सरी कंज्यूमर हो गई। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 है ना। प्रोड्यूसर से हर एक फूड चेन स्टार्ट होती है। तो एक्स के बारे में कहा गया तो वो टर्सरी होगी। चलिए आगे देखते हैं।